Hello everyone, let's start our day 8 of PYQ एनालिसिस जो कि हम लोग एनडीए पॉलिटी के लिए कर रहे हैं राइट। आज हम लोग कौन से ईयर का करेंगे? 2022 का करेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों इसका इन्वॉल्व है। ठीक है, कंप्लीट पिक्टोरियल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन जो है वो भी है सारे। और एक चीज़ को बार बार बोलने से वो देन एंड देयर वहीं पे याद हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखो ताकि ये आपको यूज़फुल लगे। अगर थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हुआ है आपके नॉलेज में, ठीक है, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन और इन द फॉर्म ऑफ सम वैल्यू एडिशन, तो डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि इससे जो क्रिएटर है वो मोटिवेट होता है फर्दर कि आगे वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट शेयर योर फीडबैक टू इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ यहाँ पे देखो कि इसका PDF आप यहाँ से ज्वाइन ले सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है एंड इसमें ये जो टैब है इसमें जाना, यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा और साथ में साथ इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है कि ये जो है यूज़फुल है किसी भी अपकमिंग UPSC एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप किसी भी ईयर में देख रहे हो इसको, बट ये हर UPSC एग्जाम्स में यूजफुल हो सकता है एंड इवन स्टेट PCS, क्योंकि स्टेट PCS जो है नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द UPSC पैटर्न। और UPSC पैटर्न क्या है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है और यहीं से स्टेट PCS वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्टेट PCS जो अपना लेवल है उसको और एडवांस कर रहे हैं, NCERT सेंट्रिक कर रहे हैं और वो सब सारी चीज़ें फैक्ट बेस से कंसेप्चुअल आ रहे हैं, जो कि आपको NDA CDS और CAPF UPSC के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टेट PCS वाले भी देख सकते हैं एंड UPSC वाले भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे। ठीक है, काफ़ी सारे इंट्रो हो गए। यहाँ पे 2022 का फर्स्ट पेपर देखेंगे NDA का, जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। कह रहे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है, तो बेसिकली बेस्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल पे। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्वियसली मतलब ब्रिटिश हमारे ऊपर काफ़ी दिन तक राज किए थे, तो हम लोग यूज टू हो गए थे उस मॉडल को, तो इसलिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल को अडेप्ट करना पड़ा। नाउ यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट से हमने क्या लिया है, कुछ बोरो किया है, और वो है कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है, और ये आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आता है। नाउ अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन पार्लियामेंट को अमेरिकन कांग्रेस बोलते हैं, और वहाँ से कौन कौन से प्रोविज़न लिया है हमने, प्रियम्बल लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशल रिव्यू और भी सारे प्रोविज़न लिए हैं, बट मेजर ये है। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री मॉडल हमने बाइकैमरलिज्म सिस्टम को लिया है, रूल ऑफ लॉ को लिया है, और भी लिए हैं। विल सी इन द सेपरेट वीडियो। ये डिटेल में कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो किए हैं, कौन से प्रोविज़न, वो हम लोग देखेंगे सेपरेट वीडियो में। बट यहाँ पे जितना वैल्यू एडिशन पॉसिबल है वो रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं आपको। नाउ फ्रेंच पार्लियामेंट से हमने क्या लिया है, जो रिपब्लिक कीवर्ड है वो हमने लिया है। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी कीवर्ड्स, ये सारे जो है लिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो जस्टिस वर्ड है, जस्टिस प्रियम्बल में, जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे वर्ड्स जो हमने USSR से लिया था, उस टाइम का रसिया जो था उससे लिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये सब सारी चीज़ें जो हमने फ्रेंच पार्लियामेंट से लिया है, और रिपब्लिक वर्ड भी फ्रेंच से लिया है, जबकि जस्टिस वर्ड जो है हमने USSR से लिया है। एंड साथ में साथ अगर कोई बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने USSR से ही बोरो किया है। नाउ फर्दर यहाँ पे भी देख लो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल को, राइट। यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखो क्या है कि रूल ऑफ लॉ है, कैबिनेट सिस्टम है, बाइकैमरलिज्म है, सिटीजनशिप है, राइट। ये सब सारे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल है। वेर एज इंडिया पार्लियामेंट में देखो कि यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, साथ में साथ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि USA में क्या है, ड्यूअल मॉडल सिटीजनशिप है ना, बट इंडिया में क्या है, सिंगल मॉडल सिटीजनशिप है। ठीक है, नाउ आई होप कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन एंड रिकॉल हुआ होगा आपको। 105 में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका शॉर्टेस्ट स्पैन रहा है इन द ऑफिस। तो यहाँ पे देखो लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर एंड HD देवगौड़ा साहब, ये सब सारे लोग में से चौधरी चरण सिंह जो थे उनका शॉर्टेस्ट स्पैन रहा है। नाउ यहाँ पे देखोगे
वैल्यू एडिशन में कि चौधरी चरण सिंह जो है 170 डेज ही रहे थे पार्लियामेंट में, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर। बट एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि चौधरी चरण सिंह जो 170 दिन रहे थे उस बीच में वो कभी भी पार्लियामेंट फ्लोर पे नहीं गए थे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेक सेशन होता है ना, समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन, इसके ब्रेक सीजन में वो उस पीरियड का टाइम पीरियड में वो चौधरी चरण सिंह साहब यहाँ पे पीएम रहे होंगे, इसलिए ये पार्लियामेंट को कभी फेस नहीं किए थे। फर्दर क्वेश्चन अगर इन केस बनता है तो बन सकता है ऐसे, ठीक है। हु नेवर फेस द पार्लियामेंट विच प्राइम मिनिस्टर, तो चौधरी चरण सिंह। नाउ चंद्रशेखर साहब को 223 डेज ये रहे थे पार्लियामेंट में। एच.डी. देवगौड़ा साहब जो है 324 डेज रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1 ईयर 216 डेज रहे थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये देख लो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे ये हिस्टोरिकली इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें सबसे छोटा टेन्योर किसका रहा है, तो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जो कि कितने दिनों का रहा है, 13 डेज का, ठीक है। और इस लिस्ट में ये नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इसलिए चौधरी चरण सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है। अभी आपको पता है कि पीएम मोदी जो है इन्होंने जो भी जवाहरलाल नेहरू साहब का 3 टर्म का मैक्सिमम 3 टर्म्स एंड नंबर ऑफ डेजेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो अभी जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है वो कौन है, पीएम मोदी, ठीक है। नाउ 106 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में कौन से प्रोविजन है वो फॉल नहीं करता है। एपेक्स कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। अब इसके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या नहीं आता, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या क्या है। यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये है, ठीक है, और हम आगे फर्दर एडिशन बताएंगे। एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है, कोलिजिएट जुरिस्डिक्शन, ये बेसिकली देखो एपलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बट कोलिजिएट जुरिस्डिक्शन ये है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम वाला। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये भी है, और ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो वैल्यू एडिशन, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये कौन सा है, ये आर्टिकल 131 में है। यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जो भी स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, उससे डील करता है, या फिर यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उससे डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नाउ एपलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 134 में है, ठीक है, बट ये जो है एपेक्स कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कोलिजियम देखो आप यहाँ पे, कोलिजियम, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे अगेन एंड अगेन, और वो है कि एपलेट जुरिस्डिक्शन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। और ये जो कोलिजिएट जुरिस्डिक्शन यानी कि ये कोलिजियम टाइप का जुरिस्डिक्शन जो है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, या ये नहीं आता है। ये एक इनोवेशन है, बोल सकते हो आप, जुडिशियल इनोवेशन, उसके थ्रू आया है कोलिजियम जुरिस्डिक्शन, जिसको कोलिजियम हम लोग बोलते हैं। और कोलिजियम क्या करता है कि ये जो है सिलेक्शन ऑफ जजेस करता है और फर्दर बोलता है प्रेसिडेंट को कि आप इन्हें अपॉइंट करो, ठीक है। ये बेसिकली सिलेक्शन का काम करता है कोलिजियम। और कोलिजियम 2 तरह के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का अलग अलग। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे वो होंगे। और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन जो है ये क्या है, मतलब कोलिजियम क्या है कि एक जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो प्लस साथ में साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वो बता दिया है। आर्टिकल 143 में होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि प्रेसिडेंट सीक कर सकते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। नाउ फर्दर यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है ये आर्टिकल 131 में है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट्स को डील करता है ये, या स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट्स को भी, इवन यूटी भी आ जाता है। एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है ये आर्टिकल 132 टू 134 में है मेंशन, जो अपील करता है फ्रॉम हाई कोर्ट्स, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 143 में है। प्रेसिडेंट सिक ओपिनियन यहाँ पे करते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट जो है सिक करते हैं ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंदर, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है किसके पास, तो एपेक्स कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे तीनों देख लो, ठीक है।
और यहाँ पे जो कोलिजिएट जुरिस्डिक्शन है ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कोलिजियम जो है एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेज एंड नॉट ए टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये भी रीज़न है। एंड साथ में साथ ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे एज पार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है। 111 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली कौन सी जो है वो कमीशन नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब पहला है कि द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसका आर्टिकल जो है 338 है। 338 आर्टिकल जो है किससे डील करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे ध्यान रखना। नाउ बी देखोगे ऑप्शन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ये आर्टिकल 338 ए के तहत आता है, याद रखना इसको। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 338 बी में आता है। नाउ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रादर इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे यही है, रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 338 ए एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 बी। यहाँ पे देखो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा है, जो कि क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब भी कोई बॉडी को थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं तो उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है। ठीक है। और जैसे उसको किसी आर्टिकल के अंदर प्लेस कर देते हैं या कोई आर्टिकल दे देते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 338 हो गया, या बाकी यहाँ पे 338 ए एंड 338 बी। नाउ यहाँ पे देखो कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है ऑब्वियसली वो 1990 में आया था, और ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन है कि ये जो है इंस्टीट्यूशन है किस चीज़ के लिए है? पंचायती राज। मेजर मोटिव क्या है इसका? तो क्या ये पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए आया था, सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, या कोई ऐसे गवर्नमेंट? तो बेसिकली जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो आया था वो इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, लोकल लेवल पे। फर्दर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं कि 37th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था, और ये जो है आर्टिकल 243 जी में देखोगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल हैं बट 243 जी में देखोगे तो ये क्या करता है कि इंडोज पंचायत विथ पावर टू फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखो आर्टिकल 243 जी जो है ये कहता है कि पंचायत जो है फंक्शन कर सकता है एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखो इसको हार्डली कोई देखता है कि अगर पूछ दे कि विच आर्टिकल्स डील विद द पंचायती राज टू फंक्शन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इतने सारे पढ़े हैं हमने आर्टिकल, सब क्लॉज भी याद किया है बट नहीं पता है। बट यहाँ से याद रखना कि आर्टिकल 243 जी जो है वो फंक्शन कर सकता है एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये बात कौन से आर्टिकल कहता है? 243 जी। ठीक है। नाउ कोर फिलोसफी क्या है हमारे पंचायती राज का कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इसको याद रखना कि मेजर काम क्या है पंचायती राज का कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल लेकर आ रहा है। ठीक है, ये एजेंट नहीं होता है, नॉट मेयरली एजेंट ऑफ सेंटर बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, इनका प्रॉपर फंक्शन है, इनके इलेक्शन के बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट का डिफरेंट है। ठीक है, और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नाउ देखो कि 132 क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड यूनियन टेरिटरी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो ये कौन है? ये जो है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी भी यही नंबर है कि देखो 2019 के पहले हमारे पास 29 स्टेट था एंड 7 यूटी थे। ठीक है, नाउ जैसे ही 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर बिकम एंड लद्दाख दोनों यूटी बन गए। ठीक है, और स्टेट का जो स्टेटस है 28 स्टेट से 19 यू एंड 28 स्टेट्स प्लस 9 यूटीज, ये दोनों हो गए। ठीक है, नाउ 2020 में एक मर्जर एक्ट आया, कौन सा? दमन एंड दीव एंड नागर हवेली। ठीक है, ये जो है इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया और इसलिए नंबर ऑफ यूटीज जो है अब 8, यानी कि अभी का जो करंट स्टेटस है
28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। यहाँ पे 140 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, थोड़ा सा ये ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे मोरेन्स आपको देखने को मिल जाए, एस्कर देखने को मिल जाए, या आउटवास प्लेन्स देखने को मिल जाए, कौन सी यूनियन टेरिटरीज में आपको आप विजिट कर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, एस्कर्स एंड आउटवास प्लेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी यू मे हैव विजिटेड। आपको अगर मोरेन्स देखने को मिल जाए, एस्कर देखने को मिल जाए, आउटवास प्लेन्स देखने को मिल जाए, तो आप कौन सी यूटी आप विजिट किए हो, आप बता सकते हो। ये बेसिकली ये सारे फीचर्स जो हैं वो लद्दाख है। देखो एस्कर्स मुझे पता है कि ग्लेशियल इरोजन से है एसोसिएटेड, ठीक है, ग्लेशियल इरोजन बोलो या फिर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बोल दो, ठीक है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सिमिलरली मोरेन भी एक तरह का ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स ही है। आउटवास प्लेन मुझे नहीं पता था। नाउ इसके बावजूद भी मैंने क्या बताया कि ये जो है एस्कर एंड मोरेन्स जो है ग्लेशियल है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को। यहाँ पे पुडुचेरी ऑप्शन अलग, लक्षद्वीप है, आइलैंड से, ये सारे कोरल आइलैंड है, और ये तो यूनियन टेरिटरी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स साउथ के 4 स्टेट्स में। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं लद्दाख में देखने को मिलेंगे। फर्दर यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, कुछ ग्लेशियल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मोरेन प्लस एस्कर, अभी मैंने बताया कि ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे देखो कि ये ट्रॉपिकल एंड कोस्टल एरिया है, ये सब। लक्षद्वीप ट्रॉपिकल एंड कोरल है, पुडुचेरी कोस्टल प्लेन है, लक्षद्वीप जो है हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख आई मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सारे जो है फीचर देखने को मिलेगा। नाउ 143 देखो, विच आर द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर इनटू द circumstances that led to the Prime Minister of India's convoy being stuck for several minutes on a flyover in Punjab recently। अभी मतलब उस टाइम का करंट अफेयर था कि पंजाब जब गए थे प्राइम मिनिस्टर, उनके कन्वे को कुछ देर के लिए रोका जा सकता था, या रोका गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर इसको चेयर, मतलब इसके अंदर क्या क्या डिफॉल्ट्स थे उस चीज़ को चेक करने के लिए किसको हेड बनाया गया था, कमेटी सेटअप की गई थी जिसमें किसी एक पर्सन को हेड बनाया गया था, वो थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इनको जो है इस जो भी इशू था, ठीक है, इसको इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी बैठाई गई, ठीक है। और ये बात जनवरी 2022 की है, जो कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था ऑन ए फ्लाई ओवर इन पंजाब। एक्शन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था 5 मेंबर प्रूव पैनल को, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। सिग्निफिकेंस क्या था कि जुडिशियल ओवरसाइट था ऑन एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी फेलियर। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस आप ये देख सकते हो, ओवरऑल आउटपुट क्या मिला यहाँ से कि आप जुडिशियल ओवरसाइट देख सकते हो कि एवरी लीगल एंगल सारी चीज़ें कवर होंगी ऑन एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी फेलियर। ऑब्वियसली पता है कि आपको कि प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड ही इज़ द एक्चुअल रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनका एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी फेलियर इज़ ए वेरी मच सीवियर इशू, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए काफ़ी अच्छा कमेटी बैठाई गई थी। नाउ 147, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ, यहाँ पे देखो कि चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल जो है कौन से आर्टिकल में आता है, 279A में आया है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, तो ये होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं किसके, जीएसटी काउंसिल के। फर्दर जीएसटी काउंसिल का यहाँ पे देखो कि जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल 279A के अंदर आता है, ठीक है। चेयरपर्सन इसके होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर कौन होता है इसका, मेंबर ध्यान रखना जीएसटी काउंसिल के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, आइदर रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे या फिर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, बट जो मेंबर्स होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। नाउ फर्दर इनके मेंबर जो है वो कैसे होते हैं कि मिनिस्टर नोमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है मिनिस्टर को टू बिकम मेंबर्स, ठीक है। तो इसलिए वो सोवरेन पार्ट है स्टेट का कि स्टेट किस पे नॉमिनेट करेगा, बट जनरली जो है रेवेन्यू मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इसके मेंबर के रूप में। यहाँ पे देखो ऑब्वियसली हमने देख लिया कि जीएसटी काउंसिल 279A आर्टिकल में होता है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक है। इसमें जो पावर देखोगे ना कि वोटिंग पावर, यहाँ पे वोट होती है कि यूनियन के पास जो है वोटिंग पावर 1/3 है ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एंड स्टेट के पास जो है 2/3 वोटिंग पावर है।
यानी कि यहाँ पे 33% समझ लो कि वोटिंग पावर है और यहाँ पे 66% वोटिंग पावर है। ठीक है, अब इस डिसीजन पे डिनोट करता है कि डिसीजन इसका जो फाइनल होगा, फाइनल डिसीजन वो कैसा होगा कि नॉट लेस देन 3/4 वोट मिलना चाहिए। किसी भी डिसीजन पे आओगे आप तो एटलीस्ट आपके पास 3/4 ऑफ वोटिंग पावर होनी चाहिए, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट जो है 75% वोट आपको मिलेगा, तभी जो है वो भी प्रेजेंट इन वोटिंग वाले केस में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 75% आपको वोट मिलेगा तभी डिसीजन को फाइनल किया जाएगा। यानी कि ना ही स्टेट का टोटल मोनोपोली है इस पर और ना ही सेंटर का या यूनियन का टोटल मोनोपोली है। तो ये काफ़ी सही डिसीजन लिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक एग्री नहीं होंगे सारे स्टेट्स या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जिसका परसेंटेज 75 हो, तब तक कि कोई भी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो कि टैक्स से एसोसिएटेड है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, आई होप कि ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखो 2022 का फर्स्ट पेपर खत्म होता है, सेकंड पे आते हैं जिसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट खत्म करते हैं, राइट। सेकंड वाले पे पहला है कि 52nd क्वेश्चन नंबर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। अच्छा, इसमें क्या बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है अब द अबव इवेंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन कब आया, नाउ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुआ, अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय एनडीसी ये कब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी ये कब होता है। इन सबको हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमेटी जो है वो 1950 में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, अप्रूवल ऑफ पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये जो है ये कब हुआ था, ये भी 1952 में ही हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये 1938 में। अब देखो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो सेटअप हुआ था वो 1938 में हो गया था, प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हो गया था, एनडीसी का फॉर्मेशन 1952 और पहला 5 ईयर प्लान जो कि अप्रूव किया गया था बाय एनडीसी वो 1952 में हुआ था। तो ऑब्वियसली पहले सेटअप होगा, फॉर्मेशन होगा, तभी तो जाके वो बॉडी फर्दर अपना एक्शन ले पाएगी ना। तो इसलिए 2 फर्स्ट होगा, 2 पहले होगा एंड देन 3 होगा। और ये जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑलरेडी आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब चेयरमैन थे तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, तब सेटअप किया गया था 1938 में। तो ये 4 पहले आ जाएगा और प्लानिंग कमीशन जो है यहाँ पे 2 के पहले आ जाएगा, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था। ठीक है, और फर्दर अब यहाँ पे देखो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कौन कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है कौन, नीति आयोग। ठीक है, और ये कब किया था, 2015 में। ठीक है, 4 1 2 3 सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसके बारे में, नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सेटअप जब हुआ था तब सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, और वो कौन सी सेशन, मतलब बेसिकली सेशन में थे प्रेसिडेंट, तो हरिपुरा सेशन में थे। बाद में फर्दर एक और सेशन में, त्रिपुरी सेशन में भी वो सिलेक्ट हुआ था 1939 में, बट ऑब्वियसली वो कंट्रोवर्शियल है तो उसको रहने देते हैं, फिर रिजाइन कर देते हैं। बाद में उसके बाद से फॉरवर्ड ब्लॉक सेटअप करते हैं। हिस्ट्री आएगा, मज़े से करेंगे, आपको इतना हिस्ट्री में मज़ा आएगा कि इसके कुछ 2 वीडियो के बाद से तो हिस्ट्री स्टार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही से करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप ईगरली वेट कर रहे हो हिस्ट्री के लिए तो डू कमेंट कि जल्दी से हिस्ट्री वीडियो लेकर आइए। ठीक है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेटअप हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, जिसका चेयर कर रहे थे नेहरू साहब ऑब्वियसली। 1950 यहाँ पे देखो मार्च में सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना ही पार्लियामेंट्री एक्ट था, ना कुछ यह था, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। नाउ अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप हुआ था। ठीक है, टू अप्रूव जो फर्दर गवर्नमेंट का एक्शन होगा उस प्लान को अप्रूव करने के लिए टॉप नॉच बॉडी बनाना था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। फिर दिसंबर 1952 में जो पहला 5 ईयर प्लान आया था उसको अप्रूव किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नाउ 84 नंबर देखो, कह रहा है कि इन रिसेंट जजमेंट, बेसिकली करंट अफेयर है ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस दिस कंट्री शुड हैव ए मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ ए मिनिमम ऑफ, बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जजमेंट में, अब कौन सा जजमेंट था, एग्जैक्ट जजमेंट मुझे याद नहीं है, बट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि एवरी, सबसे बड़ी बात है कि एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है,
उनको अक्रॉस द कंट्री शुड हैव एक मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, और उसकी लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उस इको सेंसिटिव जोन की, तो वो है कि 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज। जो भी बाउंड्रीज उनके सेटअप किए गए होंगे उसके 1 किलोमीटर के अंदर जो है उसका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, ठीक है, और ये मैंडेटरी है टू कीप इट। नाउ हमें पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन का जो प्रोविज़न आया था वो किसके थ्रू आया था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आया था इन 1986। अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या नेशनल पार्क है, ठीक है, इसके 1 किलोमीटर रेडियस में देखोगे तो मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होनी चाहिए। वहाँ पे क्या नहीं हो सकता, माइनिंग नहीं हो सकता, कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जजमेंट इसलिए आया था कि ये जो है बेसिकली एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में, एब्जॉर्बर के रूप में काम करे फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के, ठीक है। कोई भी तरह का डिजास्टर हो या कुछ हो तो उसके लिए एटलीस्ट चीज़ें जो है ऑब्जर्व किया जा सके उस रेडियस के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो वहाँ पे। नाउ 137 कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर। यहाँ पे देखो अभी पंचायत अंडर आर्टिकल 343G के देखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन किया था। अब यहाँ पे फर्दर इसमें पूछ दिया है कि जो 243G के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है या पावर नहीं हो, पार्ट ऑफ पावर है, ठीक है। तो 243 जो है 29 सब्जेक्ट से डील करता है, ठीक है। जब म्यूनसिपलिटीज़ में आएगा तो वो बेसिकली 18 सब्जेक्ट से डील करता था। अब यहाँ पे देखो लैंड इंप्रूवमेंट के बारे में ये 243G के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ये भी आता है। लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन ये भी जो है पंचायती 243G के पावर के अंदर आता है। नाउ रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे देखो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो ये पंचायत के अंदर नहीं आएगा, उसके रेगुलेशन, पंचायत कोई पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर नहीं है। रेगुलेशन जब भी बनाना होगा लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड तो यादर स्टेट बनाएगा और सेंटर बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है 243 पावर के अंदर इसका 243G के पावर के अंदर नहीं आता, 29 सब्जेक्ट के अंदर ये नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लो कि जो पंचायती राज जुड़ा था वो कौन सा है, 11 शेड्यूल में है, ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लैंड का इंप्रूवमेंट देख लो या लैंड कंसोलिडेशन देख लो या सॉइल कंजर्वेशन देख लो, ये सब सारे जो है काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है। इवन एग्रीकल्चर एंड माइनर इरिगेशन ये भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ही अंदर आता है, बट जो उसका रेगुलेशन है, ठीक है, वो कैसा है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि लैंड रेवेन्यू इज ए सोवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ आज का हमारा डिस्कशन खत्म होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और फर्दर इसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इवन आप अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना है, इससे ये मुझे पता चलेगा कितने एक्टिव मेंबर हैं जो कि लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली फर्दर वीडियो लाया जाएगा, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम जो कि 1.5 महीने बाद है, वो भी मेंस का, ठीक है, स्टेट पीसीएस मेंस का, मैं छोड़ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यू मस्ट अप्रिशिएट द वर्क, ठीक है। और इसी फीडबैक पे नेक्स्ट वीडियो का आना या नहीं आना डिपेंड करता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एटलीस्ट इस वीडियो पे तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद मैं रोक दूँ मे बी, ठीक है। एंड आई एम नॉट बीइंग हार्श, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एग्जाम छोड़ के आपके लिए बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई वांट टू हेल्प यू, बट अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, द पर्सन हु वांट टू हेल्प यू, तो फिर कोई मैटर ही नहीं है आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।